आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट के अंदर कटौती का ऐलान किया है और इस कटौती के बाद आरबीआई का रेपो रेट 4.40% से घटकर 4% हो गया है। लोन की किस्त देने पर 3 महीने की अतिरिक्त छूट दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ ही आरबीआई ने स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसके पहले लगातार कई रेटिंग एजेंसियां ऐसा आकलन कर चुकी है कि लेकिन रिजर्व बैंक जीडीपी पर अपना कोई अनुमान पेश करने से बचता रहा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.40 की कटौती की है। इसके साथ ही रेपो रेट 4.40 से घटकर 4% हो गया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले 3 दिन तक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40% की कटौती का फैसला लिया गया। रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। On the quantum of reduction, the MPC voted with a 5:1 majority to reduce the policy repo rate by 40 basis points, 40 basis points from 4.4% to 4%. The MSF rate and the bank rate now stand reduced to 4.25% and reverse repo rate stands reduced to 3.35%. जो आरबीआई गवर्नर ने जो घोषणा की है रेपो रेट घटाने का, रिवर्स रेपो रेट घटाने का और जो बैंक्स के जो लोन्स है उनका 3 महीने का मॉनिटोरियम एक्सटेंड करने का, वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है, अच्छे कदम है। इसके अलावा जो एग्जिम बैंक जो क्रेडिट फैसिलिटी दी हुई है डॉलर स्वैप के लिए और जो इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के लिए जो सुविधा दी है 15 मंथ के लिए, उसको जो एक्सटेंशन दिया है वो बहुत फायदेमंद होगी। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75% कटौती का ऐलान किया था। इसके बाद बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। आरबीआई ने लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैंकों से 3 महीने के लिए लोन और ईएमआई पर छूट देने को कहा था। इसके बाद अधिकतर बैंकों ने इसे 3 महीने के लिए लागू कर दिया था। अब आरबीआई के नए 3 और महीनों के लिए मोहलत के ऐलान के बाद ग्राहकों को कुल 6 महीने की छूट मिल जाएगी। हालांकि इस छूट के लिए अतिरिक्त ब्याज देना पड़ेगा। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी स्वीकार किया कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, यानी इसमें गिरावट आएगी। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से इसके पहले लगातार कई रेटिंग एजेंसियां ऐसा आकलन कर चुकी है, लेकिन रिजर्व बैंक जीडीपी पर अपना कोई अनुमान पेश करने से बचता रहा था। आरबीआई ने कहा कि पहली 6 माही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 2020-21 में नेगेटिव रहेगी। हालांकि साल के दूसरे हिस्से में ग्रोथ में कुछ तेजी दिख सकती है। It is expected that the combination of fiscal, monetary and administrative measures being currently undertaken both by the government and the RBI would create conditions for a gradual revival in activity in the second half of 2021. All these uncertainties, GDP growth in 2021 is estimated to remain in the negative territory. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना के कारण देश में लागू लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट देखने को मिली। 6 बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर शहर रेड जोन में रहे, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर लगाम लग गई। रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36% की गिरावट दर्ज हुई। कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33% की गिरावट, औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17% की गिरावट, मैन्युफैक्चरिंग में 21% की गिरावट और कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में 6.5% की कमी सामने आई। 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी 487 बिलियन डॉलर का है। इससे पहले आरबीआई के एक डायरेक्टर और आरएसएस से जुड़े रहे सतीश काशीनाथ मराठे ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 3 महीने का मोरेटोरियम काफी नहीं है और एनपीए में नरमी को राहत पैकेज का हिस्सा होना चाहिए था। मराठे ने राहत पैकेज को अच्छी और प्रगतिशील सोच वाला बताया था, लेकिन ये भी कहा था कि अर्थव्यवस्था को उबारने में अग्रिम योद्धाओं के रूप में बैंकों को शामिल करने के मामले में विफल रहा है। पीएम मोदी ने 12 मई को कोरोना से प्रभावित देशवासियों को अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 5 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐलान किए थे।
जिनमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का लोन देने का प्रस्ताव भी था। कोरोना काल में देश की इकोनॉमी का संकट बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स ने हाल में आशंका जताई थी कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की आर्थिक विकास दर 0 रह सकती है। एजेंसी ने हालांकि वित्त वर्ष 2021-22 में वृद्धि दर के 6.6% पर पहुँच जाने का अनुमान जताया है। रेटिंग एजेंसी फिंच का भी ऐसा ही मानना है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है और देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। इसके क्या मायने निकाले जाए और साथ ही साथ ये भी हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इस रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में अगर कटौती की गई है तो इसका कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है और लोगों को अगर राहत मिलेगी तो वो कैसे। हमारे साथ तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ है, अर्थशास्त्री है। डॉक्टर रवि सिंह, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो कि ट्रेड एक्सपर्ट है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी। अजय कौल जी हमारे साथ है, एडिटर हैं एपीएन के। अजय जी, आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर एपी तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। एपी तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर रवि सिंह आपसे है, क्योंकि जाहिर तौर पे जिस तरह से आरबीआई ने आज जो ऐलान किया है, रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कटौती की है, इसे किस तरह से देखते हैं और इसके क्या मायने हम निकालें? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर इनको देखा जाए कि आरबीआई ने समय से पहले ही यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है और रेपो रेट पे यहाँ पर कमी करी है लगभग 40 बेसिस पॉइंट की। इसका मतलब है कि सबसे पहला कि इस समय पूरी ओवरऑल इकोनॉमी में काफी हद तक सरकार जो है वो पैनिक में है और इसी वजह से जल्द वो इकोनॉमी को सुधार करने के मूड में है और इसी वजह से इस तरीके के आपको इंसिडेंट और डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। शायद हालांकि जो डिसीजन आरबीआई ने लिया है रेपो रेट कट का, इसका कोई खास फायदा इकोनॉमी में नहीं है और इसका रिफ्लेक्शन हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर जो स्टॉक मार्केट है वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मोनिटोरियम जो 3 महीने से 6 महीने का किया गया, उसका भी कोई बहुत बड़ा फायदा कंज्यूमर को नहीं है। मैं अभी क्यों नहीं है वो भी यहाँ पर समझाता हूँ। सबसे पहले ये समझिए कि इस समय रेपो रेट में कम होने का मतलब है कि अब 4% रेपो रेट कर दिया गया, यानी कि जो लोग एफडी या फिर सीनियर सिटीजन जो सिर्फ एफडी पे डिपेंडेंट थे, अब उनकी जेब से भी पैसा निकलेगा, यानी कि बैंक तुरंत जो है वो एफडी पर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा। तो आम आदमियों को तो फिलहाल जो एफडी पर डिपेंडेंट है उनके लिए नुकसान की बात है। दूसरी तरफ है सरकार या आरबीआई ये चाहती कि लिक्विडिटी को और बढ़ाएं। इससे पहले भी यहाँ पर सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज ऐलान किया था। उसके बाद आरबीआई की इस ऐलान का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता, क्योंकि यहाँ पर अभी एसएमई या फिर कोई भी, चाहे कंज्यूमर गुड हो, ड्यूरेबल्स हो, इनमें इन इंडस्ट्री को इस समय अब लोन की जरूरत नहीं है, बल्कि आपने यहाँ पर जो मोनिटोरियम दिया है उससे बैंकों की स्थिति और पुअर होती जा रही है। तो ओवरऑल अगर सिचुएशन यहाँ पर समझते हैं तो ये क्लियर है कि अभी आरबीआई के इंटरेस्ट कट का सीधा यहाँ पर लिक्विडिटी से बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। देखिए, जब सिचुएशन भारत की समय या पूरे विश्व की ऐसी है जिसमें कि पैनिक सिचुएशन है, लोग आगे का भविष्य नहीं जानते हैं, इस वजह से उनको यहाँ पर इकोनॉमी से डर लग रहा है। तो अगर ऐसे में इंटरेस्ट रेट कट कर दीजिए, लोन प्रोवाइड कर दीजिए, उसका भविष्य जब तक ये नहीं होगा कि आपकी जॉब सिक्योर है, आपकी अर्निंग जो है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, तब तक आप लोन नहीं लेंगे, आप एक्सपेंस नहीं करेंगे। हालांकि सरकार ये चाहती कि लोग सेविंग ना करें, थोड़ा खर्च करें, जिससे इकोनॉमी का पहिया चल सके। वो अब थोड़ा मुश्किल होगा और ऐसे हालात में जब आरबीआई यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को कट कर रहा है तो लोगों के अंदर भी थोड़ा और पैनिक सिचुएशन आएगी। जो लोग खासतौर से बैंकों में अपनी एफडी या जो एक मिडिल क्लास है वो लोग अपनी जो एफडी को रखते हैं, उनके लिए यहाँ पर दिक्कत की बात है। दूसरी तरफ है लोन 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर लिक्विडिटी के लिए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बावजूद भी अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है, अभी बैंक कितना पास कर रहे हैं, अगर यहाँ पर नेहा जी देखिए तो आज भी अगर आप पर्सनल लोन लेने जाइए तो 10%, कार का लोन लेने जाइए तो 10 से 11%, और साथ ही अगर घर का
लोन लेने जाइए तो वो 7.5 से 9% के बीच में है। अब इस समय घर खरीदना बहुत मुश्किल है, तो ऐसे में नई लिक्विडिटी लाने का कोई खास मतलब नहीं है। ठीक और है। इस वजह से यानी कि आप कुल RBI मिला के ये कह रहे हैं कि इस फैसले का अर्थव्यवस्था पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, प्रोफेसर एपी तिवारी, आपसे मेरा एक सवाल है। दरअसल क्या आप भी डॉक्टर रवि सिंह की बातों से सहमत हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि इस फैसले का वाकई अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है? लगता है संपर्क टूट गया इनसे। अजय कौल जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप, कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर रवि सिंह की बातों से? नहीं, पार्ट ऑफ इट इज़ करेक्ट, ये जो डॉक्टर रवि कह रहे थे, बट जो अटेम्प्ट है आरबीआई का टू इंक्रीज क्रेडिट, जो मार्केट में पैसा ज़्यादा आए, बट ये सेगमेंटेड है। जैसे डॉक्टर रवि कह रहे थे कि ये एक लोन जो फैक्टर्स हैं उनको बेसिकली उनको मतलब उनको राहत है या थोड़ा उनको उनके बेनिफिट है। बट डॉक्टर रवि के साथ मैं मतलब इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो लोग स्पेंडिंग नहीं करेंगे ना, गवर्नमेंट वांट्स टू स्पेंड, जब लेकिन इनकमिंग नहीं है तो इनकम जब नहीं होगी तो स्पेंडिंग कैसे होगी? जब आपके पास पैसा आएगा तभी तो आप स्पेंड करेंगे ना, पार्ट ऑफ इट, यू डोंट स्पेंड एवरीथिंग। तो आइडिया है टू इंक्रीज इनकम, तो वो जो 20 लाख करोड़ का है वो उसका आइडिया वो है कि इंक्रीज इनकम, जो इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो स्पेंडिंग ज़्यादा होगी, तो आप लोन लेंगे या लेंगे। बट मेरे को ये कंसर्न है कि जैसे आज आरबीआई गवर्नर ने बोला, जो सरकार इनफैक्ट यूफोरिया में थी कि आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन किया था कि 1.9 ग्रोथ हो, 1.9% पॉजिटिव साइड में होगी ग्रोथ, तो आरबीआई गवर्नर आज कह रहे हैं कि नेगेटिव में है। तो ये एक रिफ्लेक्शन है कि आवर इकॉनमी इज़ नॉट गोइंग, आई मीन प्रोजेक्शन अच्छी नहीं है मतलब कंट्री को, विच वॉज एक्सपेक्टेड बेसिकली। बट आईएमएफ ने थोड़ा एक पॉजिटिव होप दी थी कि मे बी हमारी इनकम आई मीन ग्रोथ चाइना और इंडिया की पॉजिटिव साइड में रहेगी, वाइल द वर्ल्ड विल गो इनटू रिसेशन, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एडवांस कंट्री। बट अब जैसे आरबीआई गवर्नर ने बोला कि हम भी अब उसी रास्ते में हैं, तो वो एक डीप कंसर्न है कि अगर रिसेशन में जाएंगे फिर उसको रिकवर करना, एक्टिविटी बढ़ाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा गवर्नमेंट का, पर्टिकुलरली एट अ टाइम अभी जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी रिलैक्सेशन दिए हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे, मतलब बहुत हद तक तो खोल दिया है जी। बट एट द सेम टाइम मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि जो वर्कर है जो उस पर काम करेंगे फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में या कहाँ पे, तो वो लोग तो गांव चले गए, तो वहाँ काम करेगा कौन? सपोज इंडस्ट्री किसी ने खोल दी, अगर फैक्ट्री किसी ने रीओपन कर दी, रीस्टार्ट कर ली, लेकिन वहाँ पे वर्कफोर्स नहीं है, तो वो करेगा कैसे? इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे आगे बढ़ेगी? एंड दूसरा ये चीज़ होता है कि जैसे लोन, जैसे अभी इनफैक्ट जब से ये बैंक स्कैम वगैरह हुए हैं, बैंक्स अभी क्रेडिट देते नहीं है, मतलब इतने डरे हुए हैं। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है कि बैंक्स अब इजीली क्रेडिट देते नहीं है, लोन देते नहीं है, बिकॉज ये जो नीरव मोदी वगैरह सब केसेस आए उसके बाद ऑफिशियल्स मतलब दे आर वेरी हेजिटेंट टू गिव लोन्स। तो इसलिए ये बेनिफिट जो आज अनाउंसमेंट किया गया है वो कितना ट्रांसलेट होगा इनटू एक्शन, मार्केट में कितना लिक्विडिटी आएगी, पैसा कितना आएगा, ये देखने वाली चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त हमारे साथ आकाश जिंदल जी भी जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अभी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। सवाल इस बात को लेकर है, जो रिजर्व रेपो रेट और रेपो रेट में जो कटौती की गई है, क्या आपको लगता है कि इसका कितना प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है? देखिए, कटौती की गई है, इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। देखिए, मेरी डॉक्टर का मानना है अब जो भी लिंक लोन और सब ज्यादातर। आकाश जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं, लेकिन इस वक्त हम रुक करते हैं प्रदीप जी का। प्रदीप जी, किस तरह से देखते हैं, आप ट्रेड एक्सपर्ट हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, उनको किस तरह की तकलीफों से इस वक्त गुजरना पड़ रहा है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, 20 लाख करोड़ रुपए का एक अच्छा खासा पैकेज दिया गया है, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, और आरबीआई की तरफ से जिस तरह का आज फैसला लिया गया है, तमाम कोशिशों के बावजूद क्या आपको लग रहा है कि अब व्यापारियों को कहीं ना कहीं राहत मिल रही है? की बात पूरी तरह सहमत नहीं हूँ इसके अंदर। आरबीआई ने पहले भी, मेरी आवाज आप पे आ रही नहीं आ रही? आप पे आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है प्रदीप जी, आवाज आ रही है ना? सर आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात रखिए। मैं डॉक्टर रवि से इस बात से ताल्लुक नहीं रखता
बहुत बढ़िया फैसला आरबीआई ने लिया है। पहले भी आरबीआई ने फैसला लिया था और ये बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि देखिए रेपो रेट कब होगा, हर इंडस्ट्री में पैसा चाहिए होता है और पैसा हर इंडस्ट्री वाले को आज हमारे देश के अंदर जो पैसा ब्याज पे आता है वो काफी रेट है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि इसके अंदर कम रेट का पैसा व्यापारी को मिल जाए। तो आज जो आरबीआई की कोशिश है, तो पहले भी आरबीआई ने कोशिश करी थी, मार्च में 0.75 रेपो रेट कम करा था। तो कोशिश क्या है कि देखिए आज और कंट्री सब तुलना करोगे और सारी कंट्री में ब्याज रेट ज्यादा है, तो सेविंग पे क्या ब्याज देता है या ऐसे ब्याज देता है, हमारे यहाँ ज्यादा रेट है और कंट्री के मुकाबले। तो मेरा मानना ये है कि अगर रेपो रेट कम करने से थोड़ा सा ब्याज, देखिए आज पैसा लगाने का लोगों को ऑप्शन भी नहीं है। आज जो आदमी पैसा लगा रहा है उस पर कोई बहुत सा ऑप्शन नहीं है, कहीं भी बोर्ड में पैसा लगा रहा है, शेयर मार्केट उसकी नीचे होती आ रही है। लेकिन बैंक की एक तरीके से है, पैसा मानना गलत है कि बैंकों में पैसा आना बंद हो जाएगा या बैंकों में पैसा आना रुक जाएगा। बैंक में पैसा आएगा ही आएगा जो भी आना है, और कहीं ना कहीं रेपो रेट कम होने से कम रेट का पैसा मार्केट में आ पाएगा इंडस्ट्री को और व्यापारियों को। तो और हाउसिंग लोन जो लोग लेते हैं, लोन के अंदर लोन के रेट कम होने से जी कहीं ना कहीं हाउसिंग प्रोजेक्ट में फर्क पड़ेगा। चलिए, तो मेरा राहत मानना है- मिलेगी, आपका ये कहना है। ठीक है, एपी तिवारी जी भी हमारे साथ बिल्कुल, जुड़ गए हैं। तिवारी साहब, सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ आईएमएफ ये कहता है कि 2020 में जो जीडीपी है वो तमाम और देशों की तुलना में भारत की बेहतर रहने वाली है, यानी कि 1.9% रहने का अनुमान जताया था। लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं कि ये तो नेगेटिव रहने वाली है। तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, अनुमान भी लगाए जा रहे हैं, आकलन भी हो रहे हैं, लेकिन इस बीच आईएमएफ का अलग आकलन और आरबीआई गवर्नर का अलग आकलन, किस तरह से इसे देखते हैं आप? कि नेहा जी, पूर्व में भी कोरोना के बाद जो अर्थव्यवस्था पर दबाव बना, उसके चलते इस प्रकार के अनुमान विभिन्न संस्थाओं द्वारा किए गए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जो ये अपनी प्रगणना की है कि 2020-21 में जो ग्रोथ रेट होगी वो निगेटिव होगी। अब ये बहुत स्वाभाविक सा प्रतीत हो रहा है, बहुत तार्किक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को जिस तरह विभिन्न क्षेत्रों में झटका लगा है कोरोना के बाद के कालखंड में, विशेष रूप में जो लॉकडाउन की स्थिति चली, उसके दौरान आर्थिक कारोबार विभिन्न क्षेत्रों में एक तरह से ठप सा पड़ गया। तो बहुत खेती को अगर छोड़ दें हम, केवल कृषि क्षेत्र में जो कारोबार चल रहा था वो बहुत ज्यादा कहेंगे आघातित नहीं हुआ, उस पर इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा। लेकिन बाकी सभी क्षेत्रों में इसका असर बहुत तीखा पड़ा। ऐसे में ये जब भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर ये ऐसा आकलन आ रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था के जो कहेंगे समष्टिवादी फीचर होते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं, उनको निगाह में रखते हुए इस तरह का आकलन करता है। आईएमएफ का आकलन अपनी जगह था, लेकिन आईएमएफ भी अपने कहेंगे अनुमान को संशोधित करता रहा, वित्त मंत्रालय भी संशोधित करता रहा करते। तिवारी जी, आप भी अर्थशास्त्री है, आपको क्या लगता है कि आईएमएफ का जो आकलन है वो बेहतर रह सकता है या फिर सटीक रह सकता है, या फिर जो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जो कह रहे हैं वो सटीक रह सकता है? देखिए, बहुत स्वाभाविक है और तार्किक भी कि जो हमारा आंतरिक मूल्यांकन होता है, आंतरिक आगणन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के स्तर पर जो अर्थव्यवस्था की कहेंगे परफॉर्मेंस का एक मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है, वो अधिक यथार्थपरक होता है। जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया, उसकी बड़ी वजह ये है कि आरबीआई ये भली भांति समझता है कि उसके द्वारा जो मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था में बदलाव आएंगे, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में जो एक पुनरुत्थान की स्थिति होगी, वित्त मंत्रालय के स्तर पर जो एक बड़ा पैकेज घोषित किया गया है, विशेष रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20.97 लाख करोड़ रुपए के बराबर का जो स्टिमुलस है,
वो सबको एक, मैंने कहा कि एक जोड़ कर देखने की आवश्यकता है कि अर्थव्यवस्था में कितनी, कह सकते हैं, एक पुनरुत्थान की स्थिति, एक रिकवरी की स्थिति उत्पन्न होगी। तो इस निगाह से देखा जाए तो आरबीआई के आकलन से मैं सहमत हूँ। ठीक है, आकाश जिंदल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार तो तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन आरबीआई गवर्नर ये कह रहे हैं कि जो जीडीपी है वो नेगेटिव रहने वाली है। हालांकि आईएमएफ का ये कहना है कि 2020 में 1.9% जीडीपी रह सकती है। तमाम और देशों की तुलना में भारत की जीडीपी बेहतर होगी, लेकिन जो आरबीआई है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप भी अभी एपी तिवारी जी जो कह रहे थे उनकी बात से सहमत है कि जो आरबीआई कह रहा है अब वो बिल्कुल सही? जी देखिए, आरबीआई गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस और आईएमएफ की जो स्टेटमेंट थी, इसके बीच में कई दिनों और कई हफ्तों का गैप था। तो आरबीआई की जो ऑब्जर्वेशन है वो करंट है, वो लेटेस्ट है। जो आईएमएफ की प्रेडिक्शन, तो आईएमएफ का भी हम बहुत पुराना बयान नहीं बता रहे हैं आपको। नहीं जी, आईएमएफ, अब अगर आपको मैं डेट निकाल के बताऊं तो आप एग्जैक्ट डेट देख सकते हैं कितने हफ्ते पुराना बयान है ये। तो मेरे हिसाब से मैं आपको डेट भी अभी निकाल के दे देता हूँ इसी कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग। तो अभी इतने दिनों में लॉकडाउन के इकोनॉमी की स्थिति में फर्क आया है। देखिए, लॉकडाउन बार बार एक्सटेंड हुआ है कोरोना के चलते हुए, इस कारण इकोनॉमी की स्थिति में फर्क आया है। और आईएमएफ की स्टेटमेंट के बाद मैंने कई बार आपके चैनल पर जिक्र किया है, बार्कलेज का व्यू आया है, मूडीज का व्यू आया है। बार्कलेज और मूडीज दोनों ने 0% जीडीपी की बात की है इंडिया के लिए। ये आईएमएफ की स्टेटमेंट के कुछ दिनों बाद आई थी दोनों की, बार्कलेज की, मूडीज की। तो ऑलरेडी 2 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हैं जिन्होंने 0% जीडीपी की बात की थी। और मुझे आरबीआई का एनालिसिस सही लगता है। देखिए, इस बार इम्पैक्ट जीडीपी पे काफी आएगा और हो सकता है पहले 6 महीने जो है जीडीपी नेगेटिव में रहे, बिकॉज कहीं भी किसी भी सेक्टर के चलने की ज्यादा उम्मीद नहीं है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं डेट के ऊपर कितना प्रेशर है, लोन रीपे नहीं करने की पोजीशन में लोग, इसीलिए मॉरेटोरियम को एक्सटेंड किया गया है। देखिए, आज की तारीख में कोविड के चलते हुए लॉकडाउन करना जरूरी था, इसमें कोई शक नहीं है, सरकार ने सही फैसला किया। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है कि 2 महीने का लॉकडाउन बिजनेस को 6 से 8 महीने पीछे डाल देता है। बिजनेस की आप सप्लाई चेन देखें, असेंबली चेन देखें, उनके ऊपर बहुत बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। आज देखिए, हमने कितने शोज किए, मैं तमाम चैनल पे ही शो करता आया हूँ कि लेबर हमारी जो है गांव चली गई है, तो कितना समय लगेगा लेबर को वापस आने में इंडस्ट्रियल जोन में, सिटीज में, वो खुद बताता है। उसके अलावा बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका बिजनेस मॉडल ही डिस्टर्ब हो गया है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ फिक्स्ड कॉस्ट जो है आपको रेगुलर बेसिस पे पे करनी पड़ रही थी, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट ने जो बिजनेस को इम्पैक्ट किया है। बहुत लोगों की कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सर, ये 20 लाख करोड़ का कोई फायदा अर्थव्यवस्था में नहीं होने वाला है। देखिए, उसका फायदा होगा जो वो 20 लाख करोड़ का पैकेज है, वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में उसका फर्क आएगा। जैसे अब एमएसएमई को लोन सैंक्शन किए गए हैं, अब एमएसएमई लोन अप्लाई करेगा, उसे सैंक्शन मिलेगा, कंडीशन पूरी करेगा, तो उसका असर आएगा। ऐसे कई अच्छी योजनाएं हैं, मत्स्य संपदा योजना है, तो हमारे फिशरमैन के लिए कुछ वेसल्स प्रोक्योर करने की बात हुई है, उनको बोट देने की, हार्बर्स को मॉडर्नाइज करने की बात हुई है। तो उन सब चीजों पे समय लगेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत अच्छी हेल्प की है। 20 लाख करोड़ का पैकेज बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन उसमें देखें डायरेक्टली कैश ट्रांसफर कम है और सरकार ने अलग अलग तरीके से हेल्प की है। जैसे कई जगह लोन की व्यवस्था की गई है, लोन के लिए गारंटर है सरकार, टीडीएस रिडक्शन की बात की गई है, और कई तरीके से कई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जैसे राशन कार्ड की जो है मोबिलिटी की गई है कि राशन कार्ड अगर है तो एक जगह की जगह दूसरी जगह जाके भी जो है राशन लिया जा सकता है। तो उसमें कई एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, कई लोन मेजर्स हैं, कई जगह सरकार गारंटर बन के आई है। उनका फायदा इकोनॉमी को मिलेगा, बट वो मिलते मिलते समय लगेगा, क्योंकि मीडियम से लॉन्ग टर्म के उपाय ज्यादातर किए गए हैं। शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी काफी हद तक इकोनॉमी का नुकसान हो चुका है, और जिस तरह की इंडिया की इकोनॉमी है हम सब जानते हैं, 35 से 40 करोड़ लोग यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इम्पैक्ट मैसिव होगा। आप इससे दूसरी चीजों से रिलेट कर सकते हैं। आईएलओ की रिपोर्ट
जिसका आपके चैनल पर मैंने कई बार बात की है। ILO तो UN की ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहती है कि 40 करोड़ इंडियन वर्कर्स को बी पुश्ड डीपर इनटू पॉवर्टी। आप उससे खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं। CMIE की रिपोर्ट है, वो भी कुछ दिनों पुरानी हो गई है, कह रही है 27.1% इज द करंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, 40 करोड़ हिंदुस्तानी भाइयों के वर्कर्स के अब सबसे गरीबी में और महत्वपूर्ण ये है ना बात सर, होगी। सरकार ने तो पैकेज दे दिया, अलग अलग सेक्टर्स में बांट भी गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब कहां जान फूकी जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था जो पटरी हो रखी है उसे वापस पटरी पर लाया जा सके। डॉक्टर रवि कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर सवाल पे आऊंगी। देखिए, एक पॉइंट जो बार बार उठ रहा है, आपके दर्शक इसलिए आपको देखते हैं क्योंकि आप लोग बहुत सिंपल भाषा में उसका जो है विवरण देते हैं और जिससे लोगों को समझ में आता है। अब जो मॉनिटोरियम की बात उठ रही है यहाँ पर, और जैसा अभी जिंदल साहब बता रहे थे कि मॉनिटोरियम इशू किया गया है, मॉनिटोरियम हम और आप आम आदमी के लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। ये उनके लिए है जिनकी स्थिति वाकई में बहुत पुअर है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर सपोज करिए कि मेरी 10,000 की EMI पर मंथ जाती थी और आगे 6 महीने तक मैं EMI नहीं देता, यानी कि 60,000 रुपए मेरी EMI फिक्स हो गई, 6 महीने तक मैंने EMI नहीं दी। लेकिन बैंक यहाँ पर क्या कर रहा है कि आपसे उस 60,000 की जो EMI आपसे आगे लेगा उसके ऊपर भी इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इस चीज को बिल्कुल मत कंफ्यूज होइए। मॉनिटोरियम का फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा अगर आपके पास पैसा है और आप पे नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसकी जब तक आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तब तक आप इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि इसका भी आपको EMI और इंटरेस्ट देना होगा। तो मुझे लगता है कि आम आदमियों को थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर यहाँ पर है कि मॉनिटोरियम आ गया, हम अपनी EMI को नहीं देते हैं। लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आम आदमियों को इससे और ज्यादा नुकसान होगा और बैंकों को इससे फायदा होगा, क्योंकि वो इस इंटरेस्ट पे भी आपको कॉस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, जाहिर तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि कहीं भी राहत लोगों को नहीं मिली है। अगर आपको 6 महीने तक अगर EMI नहीं भी भरनी है तो जब आप भरेंगे तो आपको इंटरेस्ट के साथ भरनी होगी। लेकिन प्रोफेसर AP तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। सर, अर्थव्यवस्था में बूस्ट करने के लिए क्या आपको लगता है कि अब कहाँ जान फूकने की जरूरत है? क्योंकि IMF तो ये कह रहे हैं कि 1.9% रहने का अनुमान है, वहीं RBI कह रहे हैं कि नेगेटिव रहने का अनुमान है। लेकिन अगर सरकार को इस और ध्यान देना है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का काल है, इससे भी बचना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, तो उस दिशा में एक पैकेज भी दे दिया गया। अब क्या कुछ किया जाए कि अर्थव्यवस्था बेहतर हो सके? देखिए नेहा जी, मेरा ऐसा समझना है कि जो गवर्नमेंट ने पैकेज घोषित किया है वित्त मंत्रालय के स्तर का और जो RBI के स्तर का है, कुल मिलाकर 20.97 लाख करोड़ रुपए का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए कि इसका जो सेक्टोरल फ्लो है, अर्थात ये जाकर पैसा सामान्य भाषा में पहुंचेगा कहाँ, तो ये बहुत ही, जिसको कह सकते हैं, सुविचारित रणनीति है सरकार की कि यदि समग्र अर्थव्यवस्था को पुनरुत्थान की ओर, रिकवरी की ओर ले जाना है तो बेहद जरूरी है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, खेती और गैर खेती की जो क्रियाएं गांव की हैं, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन, फूल की खेती, फलों की खेती, ये औषधीय पौधों की खेती, इनको इंटीग्रेट करके कहेंगे ग्रामीण विकास में एक तेजी लाने की कोशिश की गई है। धारणा ये है, उसका एक सैद्धांतिक सपोर्ट भी मिलता है। कहा ही जाता है, यहाँ भी बात उठ रही चर्चा में, कहा जाता है कि यदि ये पैसा गरीबों के पास पहुंच रहा है, उनके पास पहुंच रहा है जिनकी आमदनी कम है, तो स्वाभाविक रूप में तकनीकी तौर पे तो कहते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, अर्थात वो ज्यादा होती है, अर्थात वो अपनी आय के सापेक्ष उपभोग पर ज्यादा खर्च करते हैं। और जब उपभोग पर ज्यादा खर्च करने की एक कहेंगे प्रोपेंसिटी होती है, इनमें प्रवृत्तता होती है, तो इसका परिणाम क्या होगा? इस पूरे पैकेज का ये रिस्क कर कहाँ पहुंचेगा, छनकर कहाँ पहुंचेगा? इससे इसका परिणाम ये होगा कि जो ये केवल 10% के बराबर जो GDP का पैकेज घोषित किया गया है, इसकी कई गुना इनकम
पूरी अर्थव्यवस्था में जनरेट होगी। इसी को तो कोरिलेट किया गया है कि चाहे अर्बन पुअर है चाहे रूरल पुअर, खास तौर पर ये जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, इनको उनके गांव में ही, उनके मूल स्थान पर ही रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया जाए। तो यह एक धारणा चल रही है कि ये जो बड़े पैमाने पर पलायन की कहेंगे वापसी की एक त्रासदी झेलनी पड़ी है राष्ट्र को, उससे हम बच निकलेंगे। और एक जो धारणा प्रधानमंत्री की है वही तो बेसिक प्रीमाइज है कि लोकल के लिए वोकल बनना, यही तो आत्मनिर्भरता का बिंदु है। यानी जो पूरी रणनीति है रोजगार की, ग्रोथ की और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने की, वो इस बात पर टिकी हुई है कि जब तिवारी जी ठीक है, कौल साहब कुछ पूछना चाहते हैं। तिवारी जी, आपका जो कहना है कि जैसे मछली पालन और एग्रीकल्चर, इसको थोड़ा बढ़ावा दें, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए। मेरा सवाल ये है कि प्रोडक्शन इंक्रीज जब हो जाए, गया है ऐसा जाए तो हम लोग कहते रहे, लेकिन सरकार ने ऐसा किया है। जी, मेरा सवाल कुछ और है। कंजम्पशन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हो रही है बढ़ती जा रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है टू बाय दोज थिंग्स। तो उसको आप कैसे देखते हैं? बिकॉज देयर इज अ कंट्राडिक्शन। आप तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। आज गवर्नर साहब ने भी बोला कि कंजम्पशन हैज डिक्लाइंड बैडली, एंड जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी, लोगों के पास पैसा कम रहेगा एंड दे वोंट बी हैविंग परचेजिंग पावर। तो परचेजिंग पावर नहीं रहेगा तो प्रोडक्शन का क्या करेंगे? देखिए, जो धारणा है इसे हम समझे, कम से कम जो अर्थशास्त्र की एक आर्थिक दृष्टि रखते हैं उनको समझना पड़ेगा कि धारणा ये है कि मांग को दो तरह से बढ़ाया जा सकता है। क्या उनको नकदी के तौर पर बांट दिया गया होता तो एक तात्कालिक मांग बढ़ जाती, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह के लेबर रिफॉर्म्स लाए गए हैं, खासतौर पर 4 राज्यों में, यूपी को समेटते हुए, कि जिस तरह उद्यमियों को, कारोबारियों को इस बात के लिए एक सहजता मिल जाए कि वो अपना कारोबार बढ़ाएं, वो दोबारा अच्छी तरह शुरू करें, कुछ नए कारोबार चलाएं। लघु कुटीर सूक्ष्म उद्योग धंधे की परिभाषा को कहेंगे बदला गया है। धारणा क्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप में यदि एग्रीकल्चर, यदि रूरल इकोनॉमी में फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटीज में वृद्धि होती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा। ध्यान देना पड़ेगा हम सबको कि मनरेगा में जो 40,000 रुपए के बराबर का पैकेज घोषित किया गया है, ये हमें इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा कि बीते साल 2019-20 में 40 दिनों में शुरू के पैकेज 197 करोड़ रुपए जारी हुए थे। नहीं, सुन ले प्लीज सुन ले मुझे, जब आपका सवाल है तो उत्तर सुनना पड़ेगा। और 197 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे और चालू साल में 2020-21 में उन्हीं 40 दिनों के कालखंड में 544 करोड़ रुपए जारी किए गए। इनको काम कहाँ मिल रहा है? जब इस स्कीम को, मनरेगा को जोड़ा गया है खेती और गांव की गैर खेती की जो क्रियाएं हैं, तालाब हैं, झील हैं, पोखरे हैं, कुएं हैं, स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर कैपेसिटी को बिल्डअप करके, अगर मैं इसको समअप करना चाहूंगा, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बिल्डअप करते हुए अगर आय और रोजगार में वृद्धि की जाती है तो वह वृद्धि टिकाऊ होगी। और शायद यही कारण है कि आरबीआई गवर्नर ने पहले भी आकलन में अपने कहा था, पिछले आकलन में कहा था कि जो ग्रोथ रेट अगले साल की होगी वो 7+ होगी। इसका मैथमेटिकल प्रोपोजिशन है, इसका गणितीय आधार है। कारण ये है कि जब प्रोफेसर साहब नेक्स्ट ईयर में जो ग्रोथ होती है, प्रोफेसर साहब आपका जो बताया, मेरा सवाल ये है, थ्योरेटिकली ये करेक्ट है कि मनरेगा के लिए इतने सारे पैकेज रखा गया एंड ऑल दैट, बट इशू ये है कि इतना सारा काम जनरेट कहाँ से होगा? ये आप खुद ही कह रहे हैं, शायद तो कह रहे अगर होगा तो इतना काम जनरेट कैसे होगा? सुने, हम बहुत धैर्य पूर्वक सुन लें, इस कहेंगे बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर हैं। ये महत्वपूर्ण है कि केवल एक स्टेट को ले लें, उत्तर प्रदेश को, जहाँ की आबादी लगभग मेरे आकलन में 25 करोड़ है और सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वहीं के हैं। तो वहाँ की स्थिति क्या है कि लगभग 90 लाख सूक्ष्म लघु मझोली औद्योगिक इकाइयां हैं और प्लान स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा एक्शन प्लान तैयार कर रखा है, पूरा खाका तैयार कर रखा है कि अगर
हर एक यूनिट में, हर एक उद्योग में जो MSME सेक्टर का है उसमें 1 लाख रोजगार में वृद्धि की जाती है, तो पूरे स्टेट में 90 लाख के बराबर रोजगार सृजन हो सकता है। और तात्कालिक तौर पर, फौरी तौर पर तो 20 लाख माइग्रेंट लेबरर्स को रोजगार देने के लिए पूरी कहीं कार्य योजना तैयार कर ली गई है और उसको ग्रास रूट पर। चलिए, योजना तो तैयार हो गई है, लेकिन वो धरातल पर कब दिखेगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, माफ कीजिएगा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। और ऐसे में देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया है। इस पर हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या माना जाए कि इस साल की वैश्विक अर्थव्यवस्था 1930 के बाद या 1930 के दशक में जिस तरह की आर्थिक मंदी आई थी और महामंदी जिसे कहा गया था, वैसी एक मंदी देखने के लिए मिल सकती है क्या, जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है और जिस तरह से RBI गवर्नर ने आज बयान दिया है? जी जी, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिए प्लीज। मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि क्या आपको लगता है, क्योंकि IMF का ये कहना है कि 1930 के दशक में जैसी महामंदी आई थी वैसी ही गिरावट इस बार देखने के लिए मिल सकती है, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जी हाँ, मेरे हिसाब से अर्थव्यवस्था में, ग्लोबल अर्थव्यवस्था में बहुत बहुत बड़ी मंदी जो है आने की संभावना है और ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए, 1930 की जो डिप्रेशन थी, ये डिप्रेशन वैसा ही डिप्रेशन होगा और बहुत सीवियर डिप्रेशन होगा। 1930 की जो डिप्रेशन है उसको मैं मैन मेड डिप्रेशन कहूंगा। देखिए, उससे ज्यादा सीवियर जो है वो, उसमें क्या हुआ था कि स्टॉक मार्केट राइज करती गई थी बहुत ज्यादा और स्टॉक मार्केट बियॉन्ड अ पॉइंट राइज कर गई थी, इस वजह से गिरी थी। तो उसे एक मैन मेड डिप्रेशन को मैं ज्यादा कहूंगा, क्योंकि स्टॉक्स बढ़ते गए थे, शेयर मार्केट बढ़ती गई थी US की, वो एक मेन कारण था। यहाँ एक जो है पेंडेमिक है जिसने इस सिचुएशन को लाया है और आज भी जो है हमारे पास उसका वैक्सीन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां तो अर्थव्यवस्था में रुकावट आई थी, यहाँ जो रुकावट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन मूवमेंट को लेके है, प्रोडक्शन को लेके है। उस जमाने में देखिए, ये नहीं हुआ था कि लोगों की मूवमेंट, लोगों की इंटरेक्शन, लोगों की मीटिंग कम हुई हो, वो सब चीजें हो रही थी। आज की तारीख में मीटिंग, मूवमेंट, इंटरेक्शन सभी चीजों में कमी आई हुई है और लोगों को अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई है। हमने देखा है US जैसी इकोनॉमी में कितनी डेथ्स हुई हैं, उसके अलावा यूरोप में बाकी इकोनॉमी में भी कितना इम्पैक्ट है। तो जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन है उससे आज की जो है इसको कंपेयर किया जा सकता है। रादर हो सकता है कि आगे चल के अगर ये कोरोना को हम कंटेन ना कर पाए, अगर वैक्सीन जल्दी ना मिला, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है उससे भी सीवियर रिसेशन या डिप्रेशन आ सकती है, क्योंकि इसके इम्पैक्ट कहीं भी रुक नहीं रहे। देखिए, आज हमने लॉकडाउन कई जगह खोल दिया है, हिंदुस्तान में भी कई जगह लॉकडाउन खोला है, बाकी जगह भी एक्टिविटी शुरू हुई है, लेकिन दूसरा एंगल देखिए, कोरोना के केसेस तो जो है रुक नहीं रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, ह्यूमन लाइफ अभी भी एंडेंजर्ड है। ठीक है, लोग लॉकडाउन खुलने के बाद काम पे जा रहे हैं, लेकिन रिस्क अभी भी है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इसका टेलिंग इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इंडस्ट्रीज को पार्शियल लेबर के साथ, ऑफिस को पार्शियल यूटिलाइजेशन के साथ करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो इकोनॉमी को उस तरीके से मूव नहीं कर पाएगा, बिकॉज जो है सेम रहेगी। ठीक है जी, आकाश जी बने रहिए हमारे साथ। अजय प्रकाश जी हमारे से जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार दावा करती है कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की जाएगी, लेकिन हालात तो यहाँ पर बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि RBI गवर्नर ये कह रहे हैं कि नेगेटिव जा सकती है GDP, वहीं IMF का ये कहना है कि 1.9% रह सकती है। तो ऐसे में क्या हम $5 ट्रिलियन की अगर हम बात करते हैं या सरकार बात करती है, तो क्या ये बेमानी नहीं लगती? देखिए, इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो अपने आप में बिल्कुल ही अलग है और इन परिस्थितियों को अगर हम देखें तो उसमें क्या हो रहा है कि 2 महीने से हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है और खाली एक्टिविटी भारत में ही नहीं, ये पूरे के पूरे विश्व में इसी प्रकार की एक्टिविटीज है के अंदर प्रोडक्शन कहीं कहीं पे रुक गया। तो जब हम बात करते हैं किसी तरीके के पैकेज की और उस पैकेज को हमने लॉन्च कर दिया देश में, तो वो पैकेज तो हमारे पास आ गया, लेकिन वो पैकेज किस तरीके से हम लेकर के आते हैं, उसको किस तरीके से जो है लोगों के लिए दे रहे हैं,
वो अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा विषय है। तो हमें वो संभावनाएं इस वक्त निकाल करके रखनी, जिससे कि हम देख सकें कि कैसे हमारी जीडीपी जो है वो एकदम से बढ़ जाए। परेशानी किस जगह पे है? परेशानी इस जगह पे आ रही है कि हमारे पास जो इस वक्त लेबर था उसने भी पलायन कर दिया है, और उन सारी जगहों पे जहां के ऊपर हमारा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही थी वहां से पलायन हो चुका है। 15 जून से हम मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास जो है वो मानसून आने की शुरुआत है, और जैसे ही मानसून आने की शुरुआत हो जाएगी उसके बाद कम से कम 1-1.5 महीना लग जाता है हमको दोबारा से प्रोडक्शन शुरू करने में। अगर अभी प्रोडक्शन शुरू हो गया होता तो मानसून के समय तो हम प्रोडक्शन चला ले गए होते, लेकिन अभी न करते हुए अगर हम जून में शुरू करें तो हमारे लिए बहुत लंबा समय हो जाएगा प्रोडक्शन को शुरू करने में। तो प्रोडक्शन के न होने की वजह से जो परेशानी भारत में आएगी वो और एक्सटेंडेड आ जाएगी। अब ये जो पैकेज की अगर दूसरी तरफ हम बात करते हैं, जिसको अक्सर लोग पैमाने की तरह से कह रहे हैं, तो वो पैकेज में क्या है? पैकेज में जो इस वक्त गवर्नमेंट है उसने कोशिश ये करी है कि जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और कोई नए लोग जो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, नई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोन सस्ता करती चली जा रही है। जो आज शक्तिकांत दास जी जो हमारे गवर्नर हैं आरबीआई के, उनके भी सारे के सारे बातचीत हम लोगों को दिखाई दी। उन्होंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों कम किए, और उन्होंने कहा भाई तरीके से जो है ज्यादा जो है वो लोन आराम से ले सकते हैं क्योंकि ये हल्का हो जाएगा। 3 महीने का उन्होंने मॉरेटोरियम भी कर दिया है। मॉरेटोरियम के मतलब यही है कि हम आपका जो है 3 महीने बाद ईएमआई ले लेंगे, ईएमआई का समय 3 महीने बढ़ा देंगे, ये नहीं है कि हम आपका पैसा उसके अंदर नहीं लेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो है वो सरकार कर रही है, लेकिन शायद जो हमारी इकोनॉमी है वो वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे इकोनॉमी को निकालने के लिए ठीक है कुछ समय में लगा सकते हैं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। प्रदीप जी का रुख करते हैं। प्रदीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र अभी अजय प्रकाश जी कर रहे थे कि मजदूर जो तबका है वो वापस अपने गृह राज्य लौट गया है, अपने घर लौट गया है। क्या ये भी एक मुख्य वजह है कि आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जिक्र किया है कि पहली छमाही में तो नेगेटिव ही रहेगी जीडीपी की ग्रोथ, और दूसरी छमाही में कुछ बेहतर होने की आशंका है? यानी कि अभी जो मजदूर तबका गया है वो जाहिर तौर पर अभी तो वापस आएगा नहीं, क्योंकि अभी तो वापस जाने का ही सिलसिला चल रहा है। तो अगर वो 5-6 महीने बाद भी वापस आएगा तो अगली छमाही तक हो सकता है कि कुछ जीडीपी में बढ़ोतरी देखी जाए। अगर वो वापस आता है तो फैक्ट्रियां, कारखाने या कंस्ट्रक्शन का काम जो है एक बार फिर से शुरू होगा, और जो कामकाज है वो वापस ठीक हो पाएगा, या फिर अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने या फिर लौटाने के लिए काफी वो मददगार होगा। क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? सारे वक्तों की मैंने बात सुनी, सारी एक बात के लिए कह रहे हैं। आज इस प्रकार से तो महामारी अभी तक कंट्रोल नहीं हो पा रही, और कोई भी कंट्री मतलब वैक्सीन नहीं आ पा रहा। अभी जो समस्या क्या है, जो मजदूर भी जा रहे हैं अपने गांव में, उनको ये लगता है कि ये बीमारी शहरों की बीमारी है, गांव में जाएंगे तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, हम वहाँ बचा पाएंगे अपने आप को। तो कहीं ना कहीं मजदूरों में डर भी है रोजगार के अलावा कि वहां पर हम अपने आप को सेव कर सकें और अपने आप को बचा सकें। लेकिन जहां तक मानना है कि मजदूरों का एकदम से वापसी हो पाएगी, मैं समझता हूँ 3 से 6 महीने लगेंगे। तो आरबीआई सोच रही है, अभी टाइम लगेगा। अभी हमारी जो ग्रोथ रेट पहले कम थी वो जिस हिसाब से गिर रही है ग्रोथ रेट, हो सकता है माइनस में नहीं आए, 0 पॉइंट पे आ जाए, लेकिन अभी सुधार होने में कम से कम 6 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा। ठीक है डॉक्टर रवि, सवाल इस बात को लेकर है कि अभी वक्त लगेगा, भले ही सरकार पूरी तरह से छूट भी दे देगी, लेकिन फिर भी अगर मजदूर यहाँ पर नहीं है, मजदूर अपने घर वापस लौट गया है, तो वापस अगर मजदूर आएगा तभी कामकाज शुरू हो पाएगा। अगर सरकार की तरफ से छूट भी दे दी जाती है तो कैसे बाकी तमाम जो काम है वो हो पाएंगे? देखिए, इसका इकोनॉमी में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप मनरेगा जैसी स्कीम में जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए आप देते हैं, और अगर वहां पर गांव में भी अगर काम देते हैं तो उसकी वजह से आपकी शहरों और मशीनरी के काम नहीं स्टार्ट हो पाएंगे जो इकोनॉमी में डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं। यानी कि एसएमईज या फिर छोटे गृह उद्योग जो है, जो बड़े उद्योग हैं, रिटेल शॉप्स हैं, या फिर ओवरऑल देखें तो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इनसे रिलेटेड चीजें यहाँ पर जब तक एक्टिविटी नहीं होगी तब तक ऐसे आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ओवरऑल यहाँ पर जो अभी सिचुएशन है, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सरकार पैकेज तो ऐलान कर रही है, लेकिन लोगों में कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट नहीं करेगी। जैसे आपने पहले भी, इससे पहले अभी 1930 की चर्चा करी थी, उस समय का
जो डिप्रेशन था वो इकोनॉमी का डिप्रेशन था। इस समय का जो डिप्रेशन है वो एक पैनिक, एक डर का डिप्रेशन है, और इस वजह से डर में आदमी काम नहीं कर सकता। अब लेबर जो इंडस्ट्री है, या जो लोग जैसे रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से हैं, इन सभी ये सभी पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको आज पैनिक की सिचुएशन है। तो जब तक ये लोग नहीं रुकेंगे, जब तक इनका काम नहीं स्टार्ट होगा, तब तक इकोनॉमी का पहला पहिया, जिसे पहला चक्का कहते हैं, वो नहीं चल पाएगा। और वो जब तक नहीं चलेगा तब तक इकोनॉमी डिप्रेशन में रहेगी और निगेटिव ग्रोथ आपको आगे और कंटिन्यू करना पड़ेगा। और इससे रिकवरी के लिए आपको दूसरा रूट लेना पड़ेगा, यानी कि आपको सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके छोटी इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे वो ऑटो इंडस्ट्री हो या आईटी इंडस्ट्री हो या फिर रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब तक ये स्टार्ट नहीं होंगे तब तक इकोनॉमी का पहिया चल पाना थोड़ा मुश्किल है। का 50% जो हिस्सा है वो जीडीपी पर 50% जीडीपी पर निर्भर करता है। सवाल इस बात को लेकर है कि अब इन सेक्टर्स को चलाना कितना मुश्किल है। भले ही सरकार ने एक पैकेज का ऐलान कर दिया, बावजूद इसके आरबीआई गवर्नर तो ये कह रहे हैं कि अभी भी नेगेटिव रहने का अनुमान है। लेकिन ऐलान के साथ ही अब क्या आपको लगता है क्या क्या चुनौतियां अब सरकार के सामने हैं जिससे निपटना अब बहुत जरूरी है? नहीं, मुझे लगता है कि जो पैकेज तो अनाउंसमेंट हो गई कि फाइनेंशियल whatever there are monetary, financial or loan, debt, but issue है कि how it translates into action। जो beneficiary है, जिसने MSME जो चला रहे हैं, how they derive that benefit, actually implementation is the key, जो मैं बार बार बोलता हूँ। जो उसको एंड मैं जैसे कई सारी चीज़ें जो स्कीम्स है जो पोअर सेक्शंस के लिए है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है, तो मुझे जो लगता है जो इनफैक्ट ये इंडिकेट करता है जो लोग भाग रहे हैं टुवर्ड्स विलेजेस, उनको तो पता भी नहीं बेनिफिशरीज को मेरे लिए क्या पैकेज है या कुछ मेरे लिए क्या मिलने वाला, मुझे क्या मिलने वाला है। सो देर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एंड देर इज नो आई मीन लैक ऑफ कन्फ्यूजन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ ट्रस्ट। दे डोंट नो व्हाट इज एक्चुअली फॉर देम, अगर वेदर मिलेगा नहीं मिलेगा। जो मैंने पहले भी बोला कि जो क्रेडिट देते हैं बैंक्स, जैसे ये स्कैम्स वगैरह हुए पीएनबी या नीरव मोदी वगैरह, ये सब जो स्कैम हुए वो मतलब प्री कोरोना, बैंक्स तो इनफैक्ट हेजिटेट करते हैं लोन देने में आजकल। तो इसके बाद जब मुझे लगता है कि जब ये लोन आप कह रहे हैं कि फलाना आप जो रेडी वाला है या उसको आपको 10,000 का लोन देंगे, बट बैंक मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअल जो एक्शन में इम्प्लीमेंटेशन में बैंक उसको लोन देगा ही नहीं। आप बोलेगा उसको पता है रीपेमेंट कैसे करेगा वो, और उसको ढूंढेगा कहाँ। तो आप देख लो इसमें एक्शन में बहुत सारा अंतर होगा। ये तो पैकेजेस तो होती है, थ्योरेटिकली बहुत बड़ा लगता है कि इतना सारा मनी है विच यू कैन यूटिलाइज, बट एक्शन इज आई मीन इम्प्लीमेंटेशन इज द की। ठीक है आकाश जिंदल जी, ठीक है रवि जी आएंगे आपके पास। आकाश जिंदल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि आप बहुत संक्षिप्त में बताइए कि आखिर अब कौन सा कदम उठाना अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी और अहम मानते हैं आप सरकार के तौर पर? देखिए, मेरे हिसाब से Paul साहब is right when he says consumption need to be boosted up. I would support Mr. Paul. Consumption need to be boosted up. Now, how can we boost consumption? My organization, akashjindal.in, has been requesting the government to reduce GST and to reduce income tax. See, if GST is reduced, the prices of goods would fall. And India is a price-sensitive economy. और अगर इनकम टैक्स के रेट कम हो जाते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, लोग खर्चेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें टैक्सेशन कंसेशन लोगों को देने होंगे, जीएसटी रिड्यूस करना होगा, इनकम टैक्स रिड्यूस करना होगा। अगर हम ये करते हैं तो उससे क्या है, कंजम्पशन बढ़ जाएगी। कंजम्पशन बढ़ेगी तो अपने आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ेगा, डेफिसिट कम होगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। और एक चीज आपको बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashjindal.in के पास पूरी कैलकुलेशन है। अगर आप कुछ टैक्स रेट रिड्यूस कर देते हैं तो टैक्स कलेक्शन। सवाल इस बात को लेकर है कि खपत बढ़ाने के लिए तो अभी आपने सुना आकाश जिंदल जी को क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के लिए अब किस किस चीज पर फोकस करने की जरूरत है? अजय प्रकाश जी। जी उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लोगों को हर हाल में देखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो मजदूर की आवश्यकता है, बिना मजदूर के उत्पादन हम बढ़ा ही नहीं सकते। दूसरा एक बात और है, ये जो हमारे पास सप्लाई चेन में हमारे कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास वो अलग अलग कंपोनेंट कैसे इंडस्ट्री में आ रहे हैं।
अगर ऐसे कोई भी एक कंपोनेंट नहीं आएगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो हमको समझना पड़ेगा कैसे पूरी सप्लाई चेन हम मेंटेन कर लें। तो ये दोनों चीजें हमको बहुत संभाल के देखनी। इसी के साथ साथ एक चैलेंज जो है, अभी आप चैलेंजेस की बात कर रही थी, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा। सरकार के ये दो बहुत बड़े चैलेंज हैं। एक बड़ा चैलेंज है कि हम अपना एक्सपोर्ट जो हमारा होता था वो मार्केट हमारे पास रिटेन हो जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे लिए बहुत बड़ा जो है जो चैलेंज आ रहा है वो आ रहा है, कुछ नई इकोनॉमीज हैं, कुछ नई कंट्रीज हैं जो चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, वो उसको लिए ले रही हैं बजाय वो भारत में आने के। और इतना ही नहीं, कुछ भारत के जो ऑर्डर्स थे पहले वो भी हम क्योंकि बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं जी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज। और लोकल लेवल पे जो सप्लाई का चैलेंज जो अभी आपसे बात हो रही है वो है ही है। ठीक है, हमको अगर प्रोडक्शन करना हो तो लोकल है। जी ठीक है। डॉक्टर रवि सिंह, सवाल इस बात को भी लेकर है कि पैसे का अगर फ्लो मार्केट में होगा तो जाहिर तौर पे अर्थव्यवस्था पटरी पर आने में काफी मददगार साबित हो सकती है और पैसे का फ्लो मार्केट में होना बहुत जरूरी होता है। क्या आपको लगता है सरकार की तरफ से जितने कदम उठाए जा रहे हैं, अभी तक जितने कदम उठाए गए हैं, क्या वो काफी है या फिर नाकाफी है? अगर नाकाफी है तो ऐसे कौन से कदम है जो उठाने चाहिए फौरी तौर पर? देखिए, इससे पहले जो आपने सवाल पूछा है इसका जवाब शायद मेरे ख्याल से कौल साहब ने बहुत अच्छे से दिया। मैं उसी बात को थोड़ा सा ऐड करते हुए आपसे इस क्वेश्चन का भी आंसर देता हूँ। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर कि सरकार ने जितने कदम उठाए, आरबीआई ने आज जो कदम उठाए, वो सब है कि लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप हो। और लोगों का कॉन्फिडेंस तब डेवलप होगा जब आपके डिमांड और सप्लाई की चेन यहाँ पर स्टार्ट हो पाए। यानी कि अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मैं कोई प्रोडक्शन करता हूँ तो उसकी डिमांड आगे रहेगी और लोग उसकी परचेज करेंगे। ये कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरी बात, जो लोन वाली बात है, जो कौल साहब ने भी कही कि ओवरऑल समरी यही है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस, यानी कि बैंक का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर क्यों होगा और लोन आपको क्यों देगा? सरकार के कहने पे लोन नहीं देगा, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए लोन रिटर्न करने की। और वो तब आएगी जब आप इस समय जो पहिया है जो जीडीपी का वो आगे चल पाए, यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो ओवरऑल समरी में कि कॉन्फिडेंस अगर बिल्डअप होता है तो ये सारी योजनाएं अच्छे से धरातल पर उतर सकती हैं और इम्प्लीमेंटेशन अगर हुआ तो काम हो सकता है। ठीक है। प्रदीप गुप्ता जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या व्यापारियों की पैकेज के साथ ही उम्मीद खत्म या फिर अभी और भी कुछ आस है सरकार से? लेकिन यही व्यापारियों को तो बहुत कुछ है इसके अंदर। तो मध्यम वर्गीय व्यापारी है, उसको पैकेज तो कुछ नहीं मिला, पैकेज के अंदर कहीं को राहत नहीं है। सर, पैकेज का बार बार आप मांग करते रहे थे, अक्सर आप डिबेट में बैठते हैं तो एक ही बात कहते थे कि पैकेज सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। पैकेज तो दे दिया गया, अब क्या आस है, अब क्या उम्मीद है सरकार से? सरकार से हमें यही उम्मीद है कि देखिए, कहीं ना कहीं जो व्यापारी के लॉकडाउन के टाइम में दुकानें बंद रही है, उनसे कम से कम उस समय के कुछ उनको बिजली के बिल में रियायत हो, उनके और टैक्स कम हो सरकार के। और थोड़ा सा मेरा कहना ही है कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका एक व्यवहार दोस्ताना वाला होना चाहिए। आज सबसे बड़ी समस्या व्यापारी को क्या है, व्यापारी टैक्स भी देना चाहता है, व्यापारी किसी बात से पीछे नहीं है, लेकिन डर जो है, जो हमारे बिना बात के इनकम टैक्स वालों को कह लो, सेल टैक्स वाले को कह लो, जीएसटी वालों को कह लो, ये कहीं ना कहीं कॉपरेट करके चले। क्योंकि कोरोना वायरस के कारण व्यापारी वैसे ही टूट चुका है, व्यापारी को डिमांड खास आता नहीं है। बस यही सरकार से चाहता है कि कंपनी का उसे पैसा मिल सके और थोड़ी उसको राहत दी जा सके। जो उसको अगर ऐसी राहत ना मिले कि लोन के रेट में आदमी ले रहा है, लोन के रूप में हर चीज ले रहा है, लोन के रेट भी काफी ज्यादा है, तो मेरा मानना ये है कि आज मजदूर वापस जा चुके हैं, आज बिल्डर की बहुत बड़ी समस्या है। अब बिल्डर पे सारा दामोदार डिपेंड है पूरा देश जो है, क्योंकि प्रवासी मजदूरों का घर वापस लौटना एक बड़ी समस्या है। अब ये भी एक बड़ी चुनौती है कि उन्हें वापस कैसे काम पर लाया जाए जिससे कि कामकाज एक बार फिर से शुरू हो सके। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।